चलिए देखिए, कल फ्रूट देखने के बाद अब लास्ट पार्ट पे आ गए हैं मॉर्फोलॉजी के, वो है सीड। सीड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ये फ्यूचर प्लांट है कि नहीं? क्योंकि ये जब जर्मिनेट करेगा तो इसी में से प्लांट के रूट और शूट डेवलप करेंगे, और रूट जैसा आप जानते हैं, देखें ये उसके कितने पार्ट्स हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड डेवलपमेंट होगा और शूट एबव ग्राउंड, फिर शूट में लीव्स आएंगे, ब्रांचेस आएंगे, फिर उससे फ्लावर तैयार होगा, फिर उससे पॉलिनेशन होगा, सीड प्रोड्यूस होगा फ्रूट के अंदर, और फिर द लाइफ विल गो ऑन। तो ये इसका साइक्लिक प्रोसेस है, उसी का एक हिस्सा है ना? इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं फ्यूचर प्लांट। बनता कैसे है? आफ्टर पॉलिनेशन followed by fertilization, changes occur in the flower wherein, जिसमें कि ओव्यूल converts into seed। इस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। सो द सीड रिमेन्स प्रोटेक्टेड in the fruit पेरिकार्प एज इट इज, यानी पेरिकार्प के बारे में या फ्रूट के बारे में, द मॉडिफाइड ओवरी। पिछले क्लास में हम लोग देखें फ्रूट क्या है, तो ये मॉडिफाइड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है, हम लोग जानते ही हैं पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही, फर्टिलाइजेशन होगा तो ये चेंजेस दिखाई देंगे ही। सवाल ये उठता है हर बार हम लोग ये क्यों मेंशन करते हैं एसेंशियली कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, व्हाई नॉट जस्ट आफ्टर पॉलिनेशन? ये क्वेश्चन आना चाहिए कि पॉलिनेशन के बाद ही क्यों ये चेंजेस हम नहीं एज्यूम कर लें कि होंगे, क्योंकि पॉलिनेशन इज़ फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। भाई पॉलन ग्रेन्स जब पहुंचेंगे स्टिग्मा पे तभी ना फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट्स को, है ना, ओव्यूल के पास जाने का मौका मिलेगा। तो आपको यहाँ बता दें हजारों प्रकार के स्पीसीज किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर के आसपास होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, हजारों प्रकार के, और सभी के पॉलन एयर में उड़ते हैं या कोई पॉलिनेटर लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हनी बी ने विजिट किया रोज़ प्लांट को और अब ये चला गया कुकुम्बर के प्लांट पे, तो ये अपने पॉलेंस कहाँ से लेकर आएगा? रोज़ प्लांट से। कहाँ डिस्पैच करेगा? कुकुम्बर पे।
क्या दोनों सेम स्पीसीज है? स्पीसीज तो छोड़ दीजिए, फैमिली भी अलग है, तो उसमें कंपैटिबिलिटी होगा ही नहीं। तो जब कंपैटिबिलिटी नहीं होगा तो आपको क्या लगता है पॉलन आया और पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नहीं, उसका स्टिग्मा उस पॉलन को रिजेक्ट कर देगा, वो पॉलन ट्यूब डेवलप ही नहीं कर पाएगा। और फॉर एग्जांपल क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, पॉलन ट्यूब फॉर एग्जांपल डेवलप हो भी गया तो वो थोड़ी दूर डेवलप करने के बाद ड्राई आउट हो जाएगा। इसलिए हर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करता, इसलिए पॉलिनेशन के बाद ये चेंजेस लिखना गलत हो जाता है। समझ गए? दिस इज़ द अंडरलाइंग फैक्ट, ऐसा क्यों होता है, और इसके बारे में आप पढ़ेंगे 12th में। तो पहले ही जानकारी आपको दे दिया गया कि पॉलिनेशन के बाद ये चेंजेस होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं करता। तो डिपेंड करता है कंपैटिबिलिटी पे। अगर सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स आएंगे तभी पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन को लीड करेगा। हो गया यहाँ तक सभी का? यहाँ तक में तो सब सिंपल है, बहुत कोई ख़ास है नहीं, है ना? बात समझ में आ भी रही है। धीरे धीरे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाता है। फ्रूट, FRUIT। इसके बाद हाँ, बस हम लोग को देखना है फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं, फ्लोरल फार्मूला कैसे बनाते हैं, और किसी एक फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, सोलेनेसी पोटैटो फैमिली के कैरेक्टर पढ़ने हैं। तो कैरेक्टर देख के फार्मूला कैसे लिखे, फार्मूला देख के कैरेक्टर कैसे लिखा जाए, ये हम लोग को लर्न करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके बाद फ्रॉग, फिर उछलेंगे हम लोग, और उछलने के बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे मॉर्फोलॉजी, ये इसमें क्लासिफिकेशन में। तो हमारे लिए अब प्लेटफॉर्म सेट हो चुका होगा, है ना, यूनिट 1 में जाने का, और उसके साथ ही फ्रॉग पूरा होने के बाद ही हम लोग का यूनिट 3 फिर यूनिट 2 पूरा हो रहा है। हम लोग यूनिट 1 पे जा रहे हैं, ठीक है? नहीं, कॉकरोच NCERT से हटाया है और नीट के सिलेबस में भी कॉकरोच नहीं है, नहीं, फ्रॉग है। तो इसीलिए अगर वैसा रिक्वायरमेंट होगा तो शॉर्ट में बता देंगे, ऐसे क्वेश्चन तो उससे पूछता नहीं है, पर जानना चाहिए, है ना? थोड़ा सा अर्थवर्म का भी हम लोग रेफरेंस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से एनिमल्स काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। तो कैसे सिस्टम्स आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे सारे सिस्टम्स आ रहे हैं, तो हम लोग जस्ट रेफरेंस लेके चलेंगे। रेफरेंस लेने के लिए तो हम लोग बहुत सारे एनिमल्स का भी लेंगे, उनको स्पेशली मेंशन कर दिया जाएगा। तो पहले अर्थवर्म भी था, कॉकरोच भी था और फ्रॉग था, 3 एनिमल के बारे में पढ़ना होता था। तो धीरे धीरे करके 2 को हटा के 1 को ही रखा। एनीवे, हो गया यहाँ तक? फ्रॉग को इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो मॉडल है, इसमें जो सिस्टम्स हम लोग देखते हैं, राइट फ्रॉम डाइजेशन टू रिप्रोडक्शन, बहुत हद तक, है ना, मैमेलियन सिस्टम का वो एक पैटर्न की तरह फॉलो होता है। बहुत सारे जगह पे आपको सिमिलरिटी दिखेगा, कुछ जगह पे डिफरेंसेस दिखेंगे, मोड मीडियम में डिफरेंस दिखेंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ द फ्रूट इज़ एंड द सीड इज़। तो आप जानते हैं हम लोग जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? सीड बियरिंग प्लांट है। तो सीड बियरिंग प्लांट में 2 थे, जिम्नो और एंजियो। एंजियो में एक कदम और ज़्यादा डेवलपमेंट है कि इसके सीड प्रोटेक्टेड रहते हैं इनसाइड द फ्रूट, दैट इज़ वाई द फ्रूट इज़ कमिंग अप। यही अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना होता तो सीड तो देखते, फ्रूट नहीं देखते, क्योंकि वो फ्रूटलेस है। और चूँकि ये फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए इनमें फ्लावर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्टीमेटली फ्लावर का ही आउटकम फ्रूट है जिसके अंदर सीड प्रेजेंट रह रहे हैं।
अब आगे आइए, कंपोनेंट्स इन ए सीड। इसमें एक कंपोनेंट होता है कॉटिलीडॉन, दूसरा एम्ब्रायोनिक एक्सिस, तीसरा एंडोस्पर्म, और होता है सीड कवर। ये बड़ा सेंसिटिव स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है, लिखते चलिए, ये बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर कैरी कर रहे हैं। तो क्या इन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है, इसीलिए ये सीड कवर भी रखते हैं। अब बारी बारी से देखिए ये सारे हैं क्या। तो कॉटिलीडॉन के बारे में हम लोग कहते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये, और एंडोस्पर्म ये भी न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है। लेकिन दोनों के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का तरीका अलग अलग। सीड कवर ये करता है प्रोटेक्शन ऑफ द सीड। It is hard if the pericarp is very soft, बहुत मुलायम है। It may be hard or soft if पेरिकार्प इज हार्ड। अगर पेरिकार्प मजबूत है तो सीड का कवर हार्ड हो भी सकता है, सॉफ्ट हो भी सकता है, लेकिन फॉर श्योर अगर पेरिकार्प सॉफ्ट है तो ये कवर तो हार्ड होगा, कड़े होते हैं, मजबूत होता है, इजीली, है ना, फ्लैश आउट नहीं कर देंगे इंटरनल मटेरियल्स को। ओके, अब देखिए सीट कवर के बारे में जानकारी तो मिल गई, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मालूम है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। व्हाट इज दिस एम्ब्रायोनिक एक्सिस? इट कंटेन्स प्लूम्यूल एंड रेडिकल। और किसी को यहाँ से समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये हैं क्या चीज़। एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम है, प्लूम्यूल एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम है किसके लिए? स्टेम के लिए, और रेडिकल एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम है रूट के लिए। तो रूट नीचे की तरफ निकलता चाहिए और स्टेम ऊपर की तरफ, इसलिए सीड के एम्ब्रायोनिक एक्सिस पे नीचे की तरफ रेडिकल, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल रहेगा। ठीक है, लॉजिकल है। शूट ऊपर ही जाएगा ना, ऊपर वाले को ऐसे घुमा के नीचे, नीचे वाले को ऐसे टर्न करके ऊपर की ओर ले जाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसलिए ये एक डेफिनेट शेप एंड साइज के साथ अपने आप को तैयार रखता है। हमेशा सीड के लोअर पोर्शन की तरफ रखेगा अपने, यानी एम्ब्रायोनिक एक्सिस के लोअर पोर्शन की तरफ रखा जाएगा रेडिकल को, और अपर पोर्शन की तरफ रखा जाएगा प्लूम्यूल। ठीक है, दिस इज इट। नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट दिस कॉटिलीडॉन एंड एंडोस्पर्म इज गोइंग टू डू। तो देखिए, ड्यूरिंग वेट पीरियड nutrition provided by
एंडोस्पर्म ड्यूरिंग germination nutrition provided by cotyledon। दोनों ने अपने काम बांट रखे। एंडोस्पर्म वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो वेट पीरियड, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आज फल टूटा और कल सीड बो दिया गया, ऐसा होता है क्या? बोलिए, कभी नहीं होता, शायद ही कभी होता है। तो उसको पर्टिकुलर सीजन का वेट करना होता है ना? तो उस दौरान अपने फेवरेबल सीजन के आने के लिए जो वेट करना पड़ता है, उतने देर तक सीड जिंदा कैसे रहेगा? उसे कोई चाहिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला, क्योंकि रेस्पिरेशन करना है और रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलेगा। तो कौन से फूड स्टफ को वो डाइजेस्ट करेगा ताकि एनर्जी मिले? तो उस दौरान जो सपोर्ट करने वाला न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर या टिश्यू रहता है, इट इज़ द एंडोस्पर्म। और जब इसे जर्मिनेट करना रहता है, फेवरेबल कंडीशन आ गया, अब इसका रूट मेरिस्टेम और शूट मेरिस्टेम जाग उठेगा और शूट और रूट प्रोड्यूस करेगा। उस समय हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज गिवन बाय द कोटिलिडन। ठीक है, तो आप ये सोचना शुरू करेंगे, यानी कोई भी सीड अगर हम फाड़ कर देखें, डिसेक्ट करके देखें, उसमें हमें एंडोस्पर्म और कोटिलिडन दोनों मिलने चाहिए। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ तक नोट कर चुके, आगे बढ़ें, नोट कीजिए। देखिए, एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है सुने भी और लिखे भी, ठीक है, पर दोनों में से किसी भी कंडीशन में खो नहीं जाना है। तो 100% जब आप क्लास में रहेंगे, बहुत ही इफेक्टिव पढ़ाई होगी और आप सुनते लिखते रहेंगे, आपका क्लास भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। राइट, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि हम बात जो यहाँ लिखे हैं उसको अगर हम नहीं एक्सप्लेन करें, फिर आप तक बात पहुँचेगी कैसे? ये तो किताब में भी लिखा हुआ होगा ही ना, नोट्स में भी लिखा हुआ होगा, मिलेगा ही, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में होंगे, लेकिन समझने का फ़ायदा क्या होगा? समझने का फ़ायदा ये होगा, ये जब हम देखेंगे कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में, तो हम इमीडिएट इसको रिकॉल कर पाएंगे, हाँ हमको आंसर ऐसे देना है। तो फॉर दिस वी आर गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन। पर आप जानते हैं हर बात लिखी नहीं जा सकती, तो कुछ चीज़ों को हम लोग समझा कर आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ लिखने लगे तो पता चलेगा एक क्लास में जितना बात लिखा बोला गया है उसके लिए आपका 10 पन्ना भर जाएगा। पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ समझ के याद रखना है। और आपको लगता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो अलग से कहीं स्टार मार्क करके अपना नोट कर लीजिए। राइट, आगे बढ़ें, हो गया। तो हम लोग यहाँ बात किए कोटिलिडन और एंडोस्पर्म को। अब हम लोग को देखना है क्या ये हमेशा मौजूद मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रिडल है, डाइकॉट सीड। यह नाम डाइकॉट, डाई यानी डबल, टू, और कॉट स्टैंड्स फॉर कोटिलिडन। ठीक है, यानी इसके पास 2 कोटिलिडन है इस सेट में, एंडोस्पर्म मोस्टली the dicots have no endosperm in their seeds। लिखते चलिएगा। तो इनकी खास बात क्या हो गई कि डाइकॉट सीड जो हैं, जो 2 कोटिलिडन धारी हैं, उनके ना सीड में एंडोस्पर्म नहीं दिखाई पड़ता। तो फिर क्वेश्चन उठेगा, तो क्या एंडोस्पर्म बनाता नहीं है? होगा, बिना एंडोस्पर्म के तो सीड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ये आप 12th पे पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एंडोस्पर्म तो बनेगा ही, फिर एंडोस्पर्म गया कहाँ?
यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। ठीक है, डन। तो यहाँ पे जो हमारे सामने समस्या है, बिना एंडोस्पर्म के सीड बन रहा है क्या, ये सोचने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। फिर एंडोस्पर्म क्यों नहीं दिख रहा है इसके सीड में, जबकि एंडोस्पर्म का प्रॉपर्टी लिखा गया है ये उस समय के लिए बना है जिस समय वो वेट करेगा। तो इंतज़ार के दौरान, उसके फेवरेबल कंडीशन के इंतज़ार के दौरान न्यूट्रिशन सप्लाई करने की जिम्मेदारी इसके एंडोस्पर्म पर है, पर इन सीड्स में तो दिख नहीं रहा। तो क्या ये सालों भर उगने वाले प्लांट्स हैं कि यहाँ से टूटा और फिर बो दीजिए, फिर से सीड बन गया, इसका वेट पीरियड है ही नहीं? ऐसा भी नहीं। तो फिर एंडोस्पर्म करता क्या है? तो है क्या, इसका एम्ब्रायो जब डेवलप कर रहा होता है ना, उसी समय इसका एंडोस्पर्म खर्च हो जाता है। एम्ब्रायो मतलब दो ही स्ट्रक्चर, प्लीम्यूल रेडिकल, याद रखिएगा। सीड का एम्ब्रायो मतलब प्लीम्यूल एंड रेडिकल, कभी भी चाहे किसी भी प्रकार का हो, आई मीन एंजियोस्पर्म, इसमें प्लीम्यूल और रेडिकल इसके एम्ब्रायो को रिप्रेजेंट करता है। एम्ब्रायो क्या है? फ्यूचर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो सीड को फ्यूचर प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्यूचर ऑर्गेनिज्म लेके बैठा हुआ है। एंड व्हाट इज दैट? इट इज एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो क्या प्रोड्यूस करने वाला है? रूट एंड शूट। तो रूट और शूट को प्रोड्यूस करने के लिए उसका मेरिस्टेम होगा, इसीलिए एम्ब्रायो मतलब हो गया रूट पेरिस्टेम एंड शूट पेरिस्टेम, प्लीम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है, तो इसके प्लीम्यूल और रेडिकल के डेवलप होने में, बनने में जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी देने की जिम्मेदारी बन जाती है एंडोस्पर्म की। इसीलिए एक तरफ से एम्ब्रायो बन रहा होता है, दूसरे तरफ से एंडोस्पर्म उसका सिकुड़ रहा होता है। जब फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रायो बन जाता है, एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। तब यहाँ पे इसके सामने प्रॉब्लम आएगा कि वेट कैसे करेगा फेवरेबल कंडीशन का। तो इसलिए इसने दो कॉटिलिडॉन रखे हुए हैं अपने सीड में। वो कॉटिलिडॉन डुअल पर्पस सॉल्व करेगा। एक तो उसको वेट पीरियड के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिंदा रह सके, और दूसरा जब ये जर्मिनेट करे सीड, उस समय न्यूट्रिशन दे सके। तो डुअल पर्पस सॉल्व करने के लिए इसने अपने दो कॉटिलिडॉन रखे। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन तो हो नहीं पाया, वेट पीरियड के लिए अलग न्यूट्रिशन और फिर जर्मिनेशन के लिए अलग न्यूट्रिशन, इसीलिए डाइकॉट्स थोड़े से प्रिमिटिव हो गए, पुराने प्रकार। और यही आप मोनोकॉट सीड देखेंगे, अच्छा यहाँ पे ये बात नहीं कहे कि एंडोस्पर्म यहाँ गायब क्यों हो जाता है। मोस्टली द डाइकॉट्स हैव नो एंडोस्पर्म इन देयर सीड बिकॉज, जोड़ लीजिएगा, बिकॉज इट इज यूज्ड completely during embryo formation. और ये कॉटिलिडॉन, it serves dual purpose in them, supply nutrition during wait period, during germination. इस तरीके से डाइकॉट सीड्स, डाइकॉट प्लांट अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं।
हो गया सभी का? तो हम लोग ज़रा मोनोकॉट सीड के बारे में बात करें। यहाँ मोनो मतलब सिंगल, कॉट तो आप समझ ही रहे हैं, कॉटिलिडॉन। अब यहाँ सोचना पड़ेगा भाई, ये एक कॉटिलिडॉन रखे हुए हैं, तो क्या ये अपने सिंगल कॉटिलिडॉन से ही डुअल पर्पस सॉल्व कर लेता है? वेट पीरियड का न्यूट्रिशन भी और जर्मिनेशन के दौरान का न्यूट्रिशन भी, दोनों तो नहीं। मोस्टली क्या होता है, दे यानी मोनोकॉट सीड्स, दे मोस्टली हैव, अधिकतर केस में हैव एंडोस्पर्म एंड कॉटिलिडॉन बोथ, दोनों होता है। तो एंडोस्पर्म जो रखे हुए हैं उसको अलग कर दिया, भाई आपका अपना काम है, और कॉटिलिडॉन आपका अलग काम। अब आप सोचिए, एंडोस्पर्म को बड़ा होना चाहिए कि कॉटिलिडॉन को ज़्यादा बड़ा होना चाहिए? यहाँ पर एंडोस्पर्म को बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेट पीरियड लंबा होगा, कॉटिलिडॉन तो मैटर ऑफ फ्यू डेज होगा, मतलब कॉटिलिडॉन का इस्तेमाल मैटर ऑफ फ्यू डेज होगा, 1 से 2 दिन में वो जर्मिनेट कर गया, एक बार लीफ आ गया तो फिर इसका काम ही ख़त्म, फोटोसिंथेसिस करने लगा, अपना जीवन खुद संभाल लेगा, ऑटोट्रॉप हो गया। लेकिन जब तक लीफ नहीं आ रहा है तब तक तो कहीं से सपोर्ट चाहिए, राइट? तो जर्मिनेशन इज़ ए मैटर ऑफ फ्यू डेज, उसके लिए इसने कॉटिलिडॉन रखा है, तो नेचुरली इसमें न्यूट्रिशन कम रखना होगा, और वेट पीरियड लंबा है तो फिर उसको एंडोस्पर्म का मास बड़ा रखना होगा। ठीक है, ये भी लॉजिक समझ में आ गया। अब रहा सवाल कि इस कॉटिलिडॉन का साइज़ अगर छोटा है तो ये एक्चुअल जो कॉटिलिडॉन का हमारे पास इमेज है उसमें फिट बैठता है? नहीं बैठता, पर है तो सही। इसीलिए इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए, वहाँ से थोड़ा सा इसके इमेज को कम करने के लिए इसे अलग नाम दिया गया है, स्कुटेलम। is the other name of cotyledon in monocot seeds। इसीलिए इसके सीड के कॉटिलिडॉन को हम लोग यहाँ स्कुटेलम कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप लोग को सोचना पड़ सकता है, ये एंडोस्पर्म भी रखे हुए, कॉटिलिडॉन भी रखे हुए, क्या इसका मतलब ये निकल रहा है कि इसका एम्ब्रायो जो है कॉटिलिडॉन का, ये क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म का सहारा लिए बिना ही मैच्योर कर जाता है क्या? नहीं है, तो वो एंडोस्पर्म से ही न्यूट्रिशन लेता है, पर एंडोस्पर्म की मात्रा इतनी अधिक होती है कि एम्ब्रायो के फुल्ली फॉर्म्ड होने के बाद भी अच्छा खासा एंडोस्पर्म का मास बच जाता है। ठीक है, और इस तरीके से इसने डिवीज़न ऑफ लेबर कर लिया, काम का बंटवारा कर दिया, और काम का बंटवारा एडवांसमेंट को शो करता है, इसीलिए डाइकॉट से ज़्यादा एडवांस मोनोकॉट को माना जाता है। ठीक है, बार बार जो हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन के दौरान पहले डाइकॉट को लिखो उसके बाद मोनोकॉट को, दिस इज द रीज़न, राइट। और भी एनाटॉमी के दौरान तो आप देखे ही हैं, डाइकॉट से मोनोकॉट को एडवांस क्यों कहा गया, जाइलम में भी देखे हैं, फ्लोएम में भी देखे हैं, वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट में देखे हैं, बहुत सारे जगहों पे देखे हैं, तो वो भी रीज़न है। तो सीट के बारे में एक अच्छा प्लान बन गया होगा, माइंड में एक इमेज बन गया सभी का कि क्या, कैसे, किस तरीके से, कैसे ये नए जीवन का शुरुआत करेगा। और डिटेल के लिए कृपया 12th का इंतज़ार करें, वहाँ है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहाँ देखेंगे। अब यहाँ आते हैं कैसा दिखता है एक डाइकॉट सीड।
देख के क्या लग रहा है? इस सीड पहचाना हुआ लग रहा है? आम नहीं कहिएगा, सीड है ये। हाँ, ग्राम। इसको जब पानी में डाल के फुला लीजिएगा, काफ़ी मुलायम हो जाता है इसका सीड कोट। और देखिए, हाँ, तो एक बात बताइए, चना को खेत में से निकाल के, मतलब उसका जो फसल है उसको घर लाके उसमें से इसका सीड अलग करते हुए देखे हैं कभी? तो ये तो सीड जिसमें है वो तो फ्रूट होगा। जिसका कवर कैसा होता है याद है? एकदम पेपरी पतला होता है, ऐसे करके फोड़ दीजिए निकल जाएगा। ठीक, तो आप थोड़ी देर पहले एक बात लिखें, वो क्या है जो उसका कवर है? पेरिकार्प है, राइट? आप क्या लिखें? पेरिकार्प, जिसका बहुत सॉफ्ट होता है। सीड कोट क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ताकि अंदर का एम्ब्रायो प्रोटेक्टेड रहे। देख लीजिए, उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, कल भी बात कर रहे थे, या कभी आप लोग सुने होंगे नारियल का सीड। हाँ, फल के बारे में बात कर रहे थे तो नारियल सीड बताए ही थे। बहुत कम लोग देखे होंगे, अंदर में एकदम वाइट कलर का एक ठो बटन लाइक स्ट्रक्चर रहता है एकदम कॉर्नर में नीचे के तरफ, वही उसका सीड है। और वो सीड इतना मुलायम है, मुंह में डालिएगा क्या टेस्ट आता है अगर खाने को मिला तो देखिए कितना सॉफ्ट है सीड उसका। और उसका कवर देख लीजिए, नहीं गलती से सर पे गिर जाए तो बेहोश हो सकते हैं, इतना मजबूत कवर है। तो इसका पेरिकार्प उतना ही हार्ड और सीड इतना ही सॉफ्ट। उसी तरह से ये कच्चे हालत में अगर किसी को बोले चबा के दिखाओ, फिर दांत के एनामेल का तो ऐसी तैसी कर देगा, नहीं चनक जाएगा, इतना हार्ड होता है। तो ये शो करता है कि अपने आप को इतना हार्ड, इतना ड्राई क्यों रखता है, ताकि ये अंदर के मटेरियल को लिविंग एंड प्रोटेक्टेड रख सके। ठीक है, एनीवे, सो इसको जब हम फुलाएंगे ये फैलेगा। फैलने के बाद अब लंबे समय तक अगर मॉइस्चर देते रहते हैं तो जर्मिनेट भी कर जाता है और कवर फटता भी है। तो हम लोग उस स्थिति में ले आए जब ये मुलायम हो गया। जब इसके ऊपर के ब्राउनिश कवर को हम लोग अलग करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, दिखाई देता है ना, ऐसे मोर और लेस ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अगर सावधानी पूर्वक इसको अलग कीजिएगा तो ऐसे दिखाई देगा। तो आप ये समझ लीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्ब्रायोनिक एक्सिस। और अभी आपको पता चला है एम्ब्रायोनिक एक्सिस के निचले स्तर के तरफ कौन रहता है? रेडिकल। ऊपरी स्तर के तरफ तो हमको इधर कहीं रेडिकल मिलेगा और इधर कहीं प्लीम्यूल मिलेगा। ये दोनों बंधु क्या हो जाएंगे? कॉटिलिडॉन। और आप जिसे पकाकर मजे से खाते हैं वो चना का कॉटिलिडॉन है, समझ गए? और इस कॉटिलिडॉन में ये कैसा फूड मेनली स्टोर करके रखता है? अरे चना खाने से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट्स की, डीएनए आरएनए, प्रोटीन मिलता है। तो इसका स्टोर्ड फूड क्या है? प्रोटीन। तो आप जरा सोच कर बताइए कि एक प्लास्टिड है जो प्रोटीन स्टोर करता है, वो ल्यूकोप्लास्ट है। उस ल्यूकोप्लास्ट का नाम जो प्रोटीन स्टोर करके रखेगा, याद है? सेल पढ़ते समय बताया गया है। देखिए कहाँ की बात कहाँ से जुड़ रही है। 3 तरह का प्लास्टिड है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट। तो सब में ओवरलैपिंग है, सब ए से शुरू होता है। तो इनमें अंतर करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताए थे। देखिए एमाइलोज स्टार्च का एक टाइप है, तो जहाँ एमाइलोप्लास्ट देख लीजिए वो स्टार्च स्टोरिंग है। एलाइयो, OIL, ऑयल होता है, LIO उल्टा में, तो वहाँ से पकड़ लीजिएगा। एलाइयो मतलब ऑयल वाला, ऑयल सीड है।
बच गया कौन, एल्यूरो, यही प्रोटीन। तो यहाँ पे कौन सा प्लास्टिड प्रोटीन स्टोर करके रखेगा, समझ गए? कई बार ऐसे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सो दिस इज फिगर क्रॉस सेक्शन नहीं है, एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एलएस ऑफ ए डाइकॉट सीड, एज फॉर एग्जाम्पल ग्राम। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे काटे हैं, बिल्कुल ऐसे काटे हैं विथ ए विजन कि दोनों कॉटिलिडॉन का कुछ हिस्सा आगे और पीछे आए। I mean, जैसे मान लेते हैं ये है एक कॉटिलिडॉन, ये है दूसरा कॉटिलिडॉन। अगर हम ऐसे काटेंगे तो एक कॉटिलिडॉन इधर, दूसरा कॉटिलिडॉन इधर, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, और ऐसे काटेंगे ये भी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। इसमें आगे वाले भाग में भी दोनों कॉटिलिडॉन का हिस्सा, एम्ब्रायोनिक एक्सिस का हिस्सा, पीछे वाले भाग में भी दोनों कॉटिलिडॉन का और एम्ब्रायोनिक एक्सिस का हिस्सा है। तो हम कैसे काटे हैं, समझ पा रहे हैं? ऐसे, राइट? ये नहीं कि दोनों को अलग कर दिए, ऐसे काटेंगे तब ना दोनों हिस्सा हमको दिखाई देगा, राइट? चलिए पूरा कीजिए। अब एक बनता है मोनोकॉट सीड भी देखना। क्या अंदाजा लग रहा है कि ये कौन सा सीड बनने वाला है? अधिकतर लोग, आप लोग खाते पीते रहते हैं इसको, और कई बार तो रेस्टोरेंट में भी खाए हैं। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। हाँ, यही खेती बाड़ी नहीं शुरू कर दीजिए, रुक जाइए। बॉटनिकल पार्ट जब पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम्पल ऐसे ऐसे मिलते हैं, लगता है जैसे सब्जी मंडी में बैठे हैं। नहीं, खीरा, ककड़ी, गाजर, इसी सब का चर्चा होता है तो लगता है जैसे खेती बाड़ी हो रहा है। और जब एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी पढ़ते हैं, तो लगता है जानवरों के बीच बैठे हैं। नहीं, तो यही तो जीवन है, जानवर और खेती बाड़ी है। नहीं भाई, अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन कुछ हिस्सा नीचे की तरफ, कुछ ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो नीचे के तरफ ये एम्ब्रायोनिक एक्सिस अगर हो गया, तो निचले स्तर के तरफ किसको आना चाहिए? रूट मेरिस्टेम को। इसीलिए यहाँ रहेगा रेडिकल। तो आप पूछिएगा फिर रेडिकल के पीछे क्या कोई स्ट्रक्चर है या पूरा का पूरा रेडिकल है? तो हम कहेंगे नहीं, ये रेडिकल का कवर है और इसे कहते हैं कोलोराइजा। बनाने का टाइम देंगे, अभी जरा गौर से देखिए। ये है रेडिकल का कवर कोलोराइजा, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया प्लीम्यूल, शूट मेरिस्टेम, और कोलियोप्टाइल, ये हो गया प्लीम्यूल का कवर। तो इसके एम्ब्रायो को इसने बड़े सावधानी पूर्वक रखे हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट और मुलायम स्ट्रक्चर होता है ना। अब ये बाहर जो वेवी लाइन आप देख रहे हैं, जब आप कच्चा सीड इसका निकालिएगा तो आपको ये पतला पेपरी लाइन दिखेगा, ये इसका है पेरिकार्प।
तो अगर आप पेरिकार्प का मतलब समझे तो आपको चौंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो एक भुट्टा उठाते हैं, कॉर्न कॉब कहते हैं उसको, पूरे स्ट्रक्चर को, उस भुट्टे में जितने आप दाने देख रहे हैं, ऑल आर फ्रूट्स। पेरिकार्प क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रूट। सो ऑल द सीड्स आर एक्चुअली द फ्रूट्स दैट आर कवर्ड बाय ए पेपरी पेरिकार्प। ठीक है, इतने सारे इसमें होते हैं। और ये जो आप एक सॉलिड लाइन का शेडिंग वाला एरिया देख रहे हैं, ये है इसका प्रोटीन कवर। तो अभी अभी आप नाम लिए एल्यूरोन का, तो ये है एल्यूरोन लेयर। और एल्यूरोन क्या स्टोर किए हुए रहता है? प्रोटीन। इसीलिए ये प्रोटीन कवर है। और इसीलिए आप कई बार देखेंगे बड़ा महंगा वो पॉपकॉर्न बिकता है जिसमें वो ब्राउनिश लगता है, मीठा मीठा लगता है कैरामल के साथ। तो जानते हैं एक रिएक्शन होता है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करके कैरामल बनाते हैं। जो जितने भी आप चॉकलेट खाते हैं, उस चॉकलेट के ऊपर जो लेयर है दैट इज़ कैरामल। ये प्रोटीन और शुगर के रिएक्शन से बनता है। ये पॉलीमर है, अलग अलग शेप एंड साइज़ के, है ना, ये कॉन्जुगेट कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये कैरामल बना ले सकता है अगर इसको मीठा के साथ बॉईल कीजिएगा या फ्राई कीजिएगा या तलिएगा। तो इसीलिए वो वाला कैरामलाइज्ड क्या कहते हैं, कॉर्न बन जाता है। तो याद रहेगा, अब इसके ऊपर एक प्रोटीन का कवर रहता है और इसलिए ये न्यूट्रिशियस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी मिल रहा है। अब ये जो इतना बड़ा सा मैसिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज एंडोस्पर्म। और मकई का आटा बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसको क्रश करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद जो फ्लोर मिलता है वो मकई का आटा कहलाता है। इसको भी आप सानते हैं तो रोटी की तरह ही सनाता है ना। इससे आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? चावल का भी आटा सुने होंगे, है ना। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है ये क्या होगा? कभी सुने क्या कहते हैं, दाल का आटा, चना का आटा? नहीं ना, वो बेसन और सत्तू के नाम से जाने जाते हैं। वो प्रोटीनस है, प्रोटीन पाउडर है वो। तो प्रोटीन पाउडर खरीदने का ज़रूरत नहीं है, सत्तू पीजिए, खुश रहिए, यही प्रोटीन पाउडर है। एनीवे, सो ये यहाँ जो फ्लोर कहला रहा है, तो फ्लोर से अंदाज़ा मिल रहा है ये क्या होगा? नथिंग बट स्टार्च। ये कार्बोहाइड्रेट है। यानी इसमें जो प्लास्टिड इसे पकड़ के रखा होगा, क्या चीज़ होगा? एमाइलोप्लास्ट। तो ये स्टार्ची है, स्टार्ची इन नेचर। अब आगे बात करें, ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, जहाँ पे आपका एम्ब्रायोनिक एक्सिस बैठा हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, ये वाला, ये है इसका कॉटिलेडोन या ACUTELLUM, स्कूटेलम। तो आप यहाँ पर अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं एंडोस्पर्म और स्कूटेलम का साइज़ का, कौन ज़्यादा दिख रहा है कौन कम। और लॉजिक बिल्कुल आपके सामने है, पूरा कर लीजिए। ये है डायग्राम किस चीज़ का? तो मोनोकॉट सीड का। फिगर ए monocot seed in longitudinal section, as for example maize seed, maize seed। चलिए देखिए पेज नंबर 67। इसमें देखिए फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, प्लस ऐसे करके
जल्दी लिखिए, ये फ्लोरल फॉर्मूला दिया है। इस साइन का मतलब ये है एक्टिनोमॉर्फिक, और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक स्फेयर है, गोला, उसको आप एक से अधिक बहुत सारे एक्सिस पे लॉन्गिट्यूडिनली अगर आप काटते हैं, बराबर बराबर काट सकते हैं कि नहीं, हर पार्ट में इक्वल अमाउंट, इक्वल पोर्शन जाएगा। तो जब किसी ऐसे स्ट्रक्चर पर जब आप देखते हैं एक से अधिक सिमेट्री एक्सिस मिल रहा है, तो आप उस सिमेट्री को कहेंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, प्लांट के केस में रेडियल सिमेट्री के लिए एक टर्म रखा गया है, वो है एक्टिनोमॉर्फिक, और इसको सर्कल लिख के प्लस का साइन से हम लोग मतलब इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब है इसमें एक से अधिक सिमेट्री एक्सिस है, दैट इज व्हाई इट इज बीन गिवन। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि शेप और स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें केवल एक ही ऐसा सिमेट्री एक्सिस मिलेगा जिसमें बॉडी के बराबर पार्ट दोनों तरफ होंगे। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग है, आप इसमें सिमेट्री एक्सिस यानी काटना चाहेंगे, तो अगर ऐसे काटेंगे तो एक तरफ एक हाथ, एक तरफ एक हाथ जाएगा, है ना, एक तरफ हार्ट चला जाएगा, दूसरी तरफ हार्ट और लंग आएगा, तो ये बराबर हुआ क्या? नहीं। लेकिन अगर ऐसे काटेंगे तो आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी दोनों ही में बराबर बराबर इक्वल इक्वल पार्ट्स जाएंगे। इसका मतलब ऐसे शेप में आपको कितने सिमेट्री एक्सिस मिलेंगे? ओनली वन। ठीक है, आप एक छिपकली को इमेजिन कीजिए, उसको बीच से काटने की कोशिश कीजिए, तो एक तरफ पूंछ का आधा हिस्सा, एक टांग और एक टांग, दूसरी तरफ पूंछ का आधा हिस्सा, एक टांग और एक टांग, पर लेफ्ट और राइट दोनों क्या क्या नहीं ना, तो उसको ऐसे बीचों बीच अगर काटेंगे तब आपको दोनों ही साइड में उसके बराबर बराबर हिस्से मिलेंगे। सो वो शेप भी क्या शो करता है? एक ही सिमेट्री एक्सिस है। जब आपको किसी शेप में एक ही सिमेट्री एक्सिस मिले, उसके लिए टर्म होता है बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, यही आप लिखेंगे बाइलैटरल सिमेट्री, जिसमें ओनली वन सिमेट्री एक्सिस होता है। और इसके लिए प्लांट्स में इसे कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक, और इसका सिंबल है परसेंट का साइन। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल है फ्लावर ऑफ पी। और याद कीजिए, फ्लावर ऑफ पी में आप जो एस्टिमेशन दिए हैं कैसा दिए हैं? ऐसा दिए हैं, दिए ना ऐसा इम्ब्रिकेट। पी में एस्टिमेशन कैसा दिए? ऐसा ही दिए ना, इम्ब्रिकेट। तो ऐसे में केवल एक ही पार्ट ऐसे ही काटेंगे अगर इसी एक्सिस पे दोनों तरफ बराबर बराबर हिस्सा जाएगा। इसीलिए इसमें आपको मिलेगा जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का एग्जांपल चाइना रोज यानी हिबिस्कस,
समझ में आ गया? अब देखिए दूसरे सेगमेंट पर आए, ये क्या शो कर रहा है? ये फ्लावर कैसा होगा? ये वाला, इस साइन का मतलब मेल फीमेल बोथ है, ये कैसा हो जाएगा? बाइसेक्सुअल। हर एक साइन का मतलब है, हम लोग सबका जो सिंबल लिखते गए हैं, यहां सिंबल लिख दिया, आपको सिंबल का मीनिंग पता करना। अब ये देखिए, K स्टैंड्स फॉर व्हाट? कैलिक्स। ये क्या बता रहा है? यूनिट्स। और ये यूनिट्स क्या होंगे? सेपल्स। लेकिन ये क्या कर दिया? 2 + 2 लिखा है, सीधे 4 लिख देता। तो इसलिए 2 + 2 लिखा है क्योंकि एक घेरा में 2 और दूसरे घेरा में 2 सेपल है, एक साथ नहीं है, इसीलिए इसे 2 + 2 करके दिखाया है। ठीक है? इसमें सेपल कितने हैं? 4। आउट ऑफ दिस 2 आर इन 1 सर्कल, 2 आर इन इनर सर्कल। ओके, सेपल इक्वल टू 4, 2 in each hole और सर्कल। हो गया? इतना समझ में आ गया? अब आप यहां पर बात करें, C स्टैंड्स फॉर व्हाट? कोरोला। और यहां कितना दिया है? यानी पिटल कितने हैं? 4। क्या आपको कैलिक्स में या कोरोला में सर्कुलर ब्रैकेट दिया है? नहीं ना। तो इससे क्या साबित होता है? गैमो है कि पॉली है? पॉली है। गैमो मतलब जुड़ा हुआ, यहाँ जुड़ने के लिए सर्कुलर ब्रैकेट नहीं है, इसलिए यहाँ सेपल भी पॉलीसेपलस और पिटल्स भी पॉलीपिटलस। समझ में आ गया? अब आइए, A स्टैंड्स फॉर एंड्रोसियम। फिर देख रहे हैं 2 + 4, एक घेरा में 2, दूसरे घेरा में 4। ठीक है? 2 लेयर में अरेंज्ड है, बाहरी लेयर में 2 है, अंदरूनी लेयर में 4। अब आगे देखिए, फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए। ये कौन है? गाइनोसियम। ये नीचे अंडरलाइन किया है, इसका मतलब सुपीरियर ओवरी। बिल्कुल, सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी को क्या कहते हैं? ईपीगाइनस या हाइपोगाइनस। ओवरी सुपीरियर हो गया, यानी सभी ओवरी से नीचे हैं, तो हाइपोगाइनस। सभी बाकी तीनों ओवरी से नीचे, ये कंडीशन कहलाएगा हाइपोगाइनस। अब जरा गौर कीजिए, 2 को कैसे लिखा है? सर्कुलर ब्रैकेट में लिखा है। ठीक? ये शो क्या कर रहा है? यूनाइटेड या फ्री? यूनाइटेड। तो ओवरी कैसा हो जाएगा?
सेन कार्पस रे। और अगर ये सर्कुलर ब्रैकेट नहीं रहता तो एपोकार्पस हो जाता। ये सेन कार्पस ओवरी। और कितने हैं कार्पेल यानी यूनिट? 2। तो ये बाई कार्पेलरी। इतनी बातें पता चलती हैं इस छोटे से फार्मूला से। तो आपको ऐसे ही देगा, कोई फार्मूला लिख के एक्सपेंड करने के लिए देगा। अब आप बुक में देखिएगा ये किसका है? ऑफ द सरसों यानी मस्टर्ड, मस्टर्ड फ्लावर। और इसका फैमिली है ब्रासिकेसी। ठीक है। तो आप लोग को तो रिप्रेजेंटेशन सिखाए हैं। कैलिक्स और कोरोला जरा ड्रॉ कर लीजिए तो फ्लोरल डायग्राम के लिए। बोलिए कहाँ पर दिक्कत हो रहा है? जी फॉर गाइनोसियम। और नहीं, पूछ लीजिए। ये सर्कुलर ब्रैकेट है, ये सिनकार्पस ओवरी यानी ओवरी फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए एक साथ हैं। कैलिक्स ये 2+2 है ना। इसका मतलब है कि 2 एक घेरा में है और 2 दूसरे घेरा में, यानी पहले घेरा में, बाहरी घेरा में 2 और अंदरूनी घेरा में 2। इसीलिए उन्हें अलग अलग करके दिखाया। नहीं तो 2+2 टोटल 4 लिख देता, लेकिन 4 एक साथ नहीं है, है ना, इसीलिए उन्हें अलग कर करके बोला। समझ में आया? आसान लगा? तो फट से 2-3 हम लोग प्रैक्टिस यहां कर लें। ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े। चलिए पहले जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखिए और हम सबसे पूछेंगे, आप बताइएगा। लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन पहले लिखिए। बहुत ध्यान से लिखिएगा। हो गया क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन का आंसर देखिए, BR लिखने का मतलब क्या है? ब्रैकेटेड। और ब्रैकेटेड कौन सी संरचना है? जो उसका स्टॉक है, उस पे नीचे के तरफ छोटे छोटे लीफ
अंडर डेवलप कंडीशन में रह जाते हैं उन्हें ही ब्रैक्ट कहते हैं। वो अगर प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेड हो गया। ऐसा साइन अभी समझाए हैं, कैसा फ्लावर है ये? जाइगोमॉर्फिक बाइलैटरल सिमेट्री। इसका मतलब फीमेल फ्लावर यानी पिस्टिलेट फ्लावर। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। यूनिट कितने हैं? 5, यानी सेपल की संख्या 5। क्या सर्कुलर ब्रैकेट है? नहीं है, तो ये पॉलीसेपलस। बगल में देखिए कोरोला, पिटल 5, ईपी की पॉली, आई मीन गैमो की पॉली, पॉलीपिटलस ना, फ्री है ना, यूनाइटेड तो नहीं है, सर्कुलर ब्रैकेट नहीं है। ऊपर में कर्व, इसका मतलब एंड्रोसियम का क्या सिचुएशन है? अपने पीछे वाले होल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो ईपीपिटलस हो जाएगा। स्टेमेन सभी ईपीपिटलस होंगे, पिटल के साथ जुड़े हुए। और कितने हैं? 3। गाइनोसियम फॉर जी, ऊपर में बार, इसका मतलब सुपीरियर की इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी के लिए हाइपो की इपीगाइनस, इपीगाइनस क्योंकि सभी गाइनोसियम से ऊपर हैं। कितने हैं? 1, मोरोकार्पेलरी। अब इसमें फ्यूज़न का कोई सवाल नहीं है कि ये किसके साथ फ्यूज़ करेगा, इसलिए ये मोनोकार्पेलरी। कहीं कोई दिक्कत? खुद से लिख लीजिएगा। सब समझ रहे हैं? आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दूसरे क्वेश्चन पर क्या लिखा है? EBR, इसका मतलब ई ब्रैक्टेड, TAT। ई ब्रैक्टेड मतलब ब्रैक्ट्स नहीं। यहां पर ई लिखने का मतलब, जोड़ने का मतलब एब्सेंट है। ई ब्रैक्टेड, ब्रैक्ट्स नहीं है। ये क्या साइन है? एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री वाला। ये क्या साइन है? मेल का। ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? स्टेमिनेट फ्लावर। मेल फ्लावर तो है ही, पर इसका टेक्निकल टर्म है स्टेमिनेट। ये फीमेल फ्लावर तो है ही, टेक्निकल टर्म पिस्टिलेट। इसको कहेंगे पिस्टिलेट और इसको कहेंगे स्टेमिनेट। के फॉर कैलिक्स। कितने हैं सेपल? 3। जुड़े हुए हैं कि फ्री हैं? तो इसके लिए क्या टर्म लगेगा? पॉलीसेपलस। हाँ। सी फॉर कोरोला। कितने हैं? फ्यूज है कि फ्री है? फ्री है, तो क्या कहेंगे? पॉलीपिटलस। ए फॉर एंड्रोसियम। कितने हैं? तो बताइए, इपीपिटलस की इपीफाइलस? इपीफाइलस अगर पेरियन से जुड़ा होता तो पेरियन तो है नहीं। इपीपिटलस अगर पिटल से जुड़ा होता, पिटल से भी नहीं जुड़ा, तो फिर इसके लिए क्या कंडीशन कहलाएगा? भूल गए। पॉलीएंड्रस। फ्री रहेगा तो पॉलीएंड्रस है। और कितने हैं? स्टेमेन 5। बगल में क्या लिखा? सुपीरियर ओवरी, यानी सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस। सर्कुलर ब्रैकेट में 2, फ्री नहीं है तो जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड है, क्या कहेंगे? इसके लिए टर्म, तेज बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा है। खाना खाए होंगे जरूर, कल तो खाए होंगे। कितने दिन से भूखे हैं?
अच्छा है, अन्न बचाइए। ये बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी, दो है ना, बाई हो गया, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी। दिस इज डन। अब इस पर सब कोई अपने से बोलते जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। यॉर्कर बॉल था, बीट करके सीधे विकेट में लग गया। अरे पेरियन है, भूल जाते हैं। पी फॉर पेरियन, यूनिट का नाम पेरियन का। टिपल कैटो है, ऊपर में कर्व एरो। ईपी अभी बोले हैं हम। फाइलस, ईपी फाइलस। एंड्रोसियम कैटो है 5। सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पेलरी, एपोकार्पस की सिनकार्पस। डन। चलिए, अच्छा प्रैक्टिस हुआ। अब ये लिखने नहीं दिए इसलिए क्योंकि आप लोग सब खुद बोले हैं तो पता ही होगा, लिखने का जरूरत है नहीं। अब देखिए एक डायग्राम। ये 2+2 कैलिक्स। अभी जो आप सरसों वाला लिखे हैं मस्टर्ड का, 2+2 लिखे हैं ना कैलिक्स, ये रहा। कोरोला 4 यानी पिटल 4, सेपल 2+2। एंड्रोसियम 2+4। देखिए बाहर वाले घेरा पे 2 ठो स्टेमन, अंदर वाले घेरा में 4 ठो स्टेमन। गाइनोसियम, बाइकार्पेलरी और सिनकार्पस ओवरी। 2 कार्पेल हैं और फ्यूज्ड हैं। इसको थोड़ा सा
यहाँ तक पूरा कीजिए। ये क्या बता रहा है, ये देख देख कर हम लोग समझ कर बना रहे हैं। हो गया।